गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी केमिस्ट्री क्लास में, जिसका नाम है डियर केमिस्ट्री। डियर, हम अपने किसी भी बहुत प्रिय को डियर कैसे पुकारते हैं। केमिस्ट्री भी मुझे बहुत प्रिय है और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको भी केमिस्ट्री डियर ही लगे, तो इसीलिए डियर केमिस्ट्री। और टॉपिक तो आपको पता ही है, केमिकल काइनेटिक्स। आज केमिकल काइनेटिक्स का 13th लेक्चर है, 13वां लेक्चर। कैन यू इमेजिन, अगर 35 मिनट 40 मिनट की एक लेक्चर होती हो और लगभग 20 लेक्चर लग जाए एक चैप्टर को खत्म होने में, तो कोर्स कब खत्म होता होगा, आइडिया लगाइए आप। तो वास्तव में डिटेल स्टडी अगर किसी भी टॉपिक की है जहां पर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होने हैं, उसको अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसमें इतना टाइम लगना ही लगना है। खासकर आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बताए जाते हैं, फिर कुछ नोट्स, चूँकि हम मान के चलते हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चे मार्च में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं, वो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम में उनको आंसर शीट्स में क्या लिखना है उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाती हैं कि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में तो हेल्पफुल होगा ही, साथ में कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेटिक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता को जब हम डिफाइन करते थे तो दो बातें हम लेते थे। किसी भी रिएक्शन को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक सिंपल रिएक्शन लेते थे और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन का मतलब था सिंगल स्टेप, रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब था मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप रिएक्शन में कुछ खास नहीं करना होता है। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में होते हैं, वो सिंपल रिएक्शन कहलाते हैं। और उसमें जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम पार्टिसिपेट करते हैं या आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, केवल उनकी संख्याओं को आप काउंट कर लीजिए, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आता है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से अधिक स्टेप्स में होते हैं, और उसमें जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, वही कंप्लीट रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मानी जा सकती है। वास्तव में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ही मायने रखती है, कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो कुल मिलाकर के मॉलिक्यूलरिटी का जो आइडिया है, सिंपल रिएक्शन के केस में प्योरली थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब ये हुआ कि जैसे लिखा हुआ है H2 + I2 = 2HI। अब ये सिंपल रिएक्शन है, तो आपने देखा कि एक मॉलिक्यूल H2 का, एक मॉलिक्यूल I2 का, टोटल दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, यानी ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आते हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखी जाती है। मैकेनिज्म जब लिखी जाती है तो उसमें स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, सारे स्टेप आते हैं। स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वही पूरी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को माना जा सकता है। मींस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म। क्रिया विधि, आप लोगों ने क्रिया विधि शब्द का ज्यादा चर्चा इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनी होगी, जहां पर हम डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म बताते हैं। तो ये मैकेनिज्म बेस्ड है और आज सब कुछ थ्योरेटिकल है। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया की विधि। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, टोटली एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट। ये पूरा का पूरा प्रयोगों पर ही आधारित है, यानी हवा में बातें नहीं करनी है। आपने रिएक्शन देखा और कहा 1 मॉलिक्यूल + 1 मॉलिक्यूल = 2 मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूलरिटी = 2, ये तो देखकर आपने कहा। लेकिन जब ऑर्डर की बात करते हैं तो किसी भी रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो फिर ऑर्डर कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। पर्टिकुलर जिस रिएक्शन की स्टडी करनी है, उस रिएक्शन को लेबोरेटरी में हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वास्तव में इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, क्या सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, या कुछ एक ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करती है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एस्पेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट
द टुडेज टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन लिखा जाए और एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाए कि उसमें रिएक्टेंट के कितने ऐसे टर्म्स हैं, रिएक्टेंट के कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो सकता है। मींस सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज, और कंसंट्रेशन में चेंज कहां से पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चलेगा, जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सो सिंपली जरा डिफाइन कर देते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ reactant molecules whose concentration experimentally determined तो बच्चों ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी एक डेफिनेशन हम आपको और बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स whose concentration experimentally determine the rate of reaction, यानी सब कुछ प्रयोगों पर आधारित है। किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किंतु केवल वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिनकी कंसंट्रेशन में चेंज की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, और ये हमको कैसे पता चलेगा, ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बच्चों इसकी एक और डेफिनेशन है, ओ आर और लगा दिया, मतलब अथवा। जो दूसरी डेफिनेशन है वो ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि मैथमेटिकल है और हमें वो बहुत सारे रिएक्शंस में हम उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर करेंगे। तो सिंपली जो दूसरी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को बताने के पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई और मैं इसे हटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि जो दूसरी डेफिनेशन में बताने वाला हूँ उसका बेस क्या है, कहाँ से आती डेफिनेशन। बच्चों जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है N1A प्लस N2B इक्वल टू प्रोडक्ट्स, एक सिंपल सा रिएक्शन लिखा हुआ, और आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, द्रव्य अनुपाती क्रिया कार्य, which was given by Guldberg and Waage, the Norwegian scientist। नॉर्वे के दो वैज्ञानिक थे गुल्डबर्ग और वागे। 1911 में उन्होंने एक लॉ पेश किया जिस लॉ का नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses, that is molar concentration of the reacting substances। अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR, इसको स्मॉल r से लिखेंगे, R मतलब रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
concentration of active masses of reactants, active mass of A, और जो इसमें इसकी स्टोइचियोमेट्री है, यानी जिस नंबर से रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया गया है, जो नंबर्स इसके आगे लिखे हुए हैं वो उसके पावर पे चले जाएंगे। ये हो गया N1 इनटू एक्टिव मास ऑफ B पावर। अगर और रिएक्टेंट होंगे C, D, E तो प्रोडक्ट में आते ऐसे ही चले जाएंगे। और इसको हम लोग बाद में लिखते हैं R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर N2। इसमें K क्या है? K है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। K रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट याद रहेगी, इस्तेमाल किया। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस, जैसे कोई सब्सटेंस X है और हमने कहना है एक्टिव मास ऑफ X, सो वी हैव टू इंक्लूड द X विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में X को लिख दिया आपने तो आप इसको पढ़ोगे एक्टिव मास ऑफ X, और जब सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं तो हम वहां पर एक्टिव मास को ही मोल पर लीटर भी कहते हैं। ये जो बच्चों एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये रेट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया गया है। आप इसको N1 की संख्या 1 2 3 4, N2 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट इस रिएक्शन को देखने मात्र से ही, केवल देख करके ही आप ये नहीं बता पाओगे कि रिएक्शन के दौरान A के कंप्लीटली N1 मोल और B के कंप्लीटली N2 मोल की कंसंट्रेशन चेंज होती है, या A के N1 और B के N2 ये सभी मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ये आप इस रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट का एक्सप्रेशन है वो ये हुआ। बट मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, तो A के N1 के बजाय कुछ और मोल और B के N2 के बजाय कुछ और मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो सपोज करते हैं हम कि अब एक्सपेरिमेंटल बात करने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस वाज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू LMA लॉ ऑफ मास एक्शन। और अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लेते हैं तो सपोज करिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A पावर अल्फा इंटू एक्टिव मास ऑफ B पावर बीटा। ये पहला इक्वेशन था। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझना है तो ये बात समझ में आनी ही आनी चाहिए। ये समझ में नहीं आता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अल्फा और बीटा लिख दिया गया, मींस क्या अल्फा N1 से कुछ अलग है या बीटा N2 से कुछ अलग है? अल्फा की वैल्यू N1 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अल्फा में और मे नॉट बी इक्वल टू N1 एंड बीटा में और मे नॉट बी इक्वल टू N2। यानी ऐसा हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू N1 के बराबर हो और बीटा की वैल्यू N2 के बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू N1 और N2 से कुछ अलग। ये अल्फा और बीटा कहां से आया? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने पर पता चला कि A के अल्फा मोल और B के बीटा मोल ही पार्टिसिपेट करते हैं, या A के अल्फा मोल्स और B के बीटा मोल्स की कंसंट्रेशन ही चेंज होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो A के अल्फा मोल और B के बीटा मोल रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब हम रेट एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, तो ये लिखा जाता है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन को कहा जाता है रेट लॉ। बच्चों ध्यान रखिएगा, दिस इज रेट लॉ। लॉ बन गया, यहां पे कानून बना दिया गया, नियम बना दिया गया। रेट लॉ में अब हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर निकालने के पहले ये तो कंक्लूजन आपको मिल गया कि ये एक्सपेरिमेंट अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, यानी ए के अल्फा मोल और बी के बीटा मोल ही रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अल्फा, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बीटा। सो ऑर्डर ऑफ द होल रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन विल बी अल्फा प्लस बीटा। मींस आप ऐसे कह सकते हैं
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A equal to alpha and order of reaction with respect to B equal to B. Therefore, order of O or R reaction equal to alpha plus. क्या समझ में आया इससे? जो मेरे समझ में आता है, जो आपके समझ में आना चाहिए। सिंपली अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा रिएक्टेंट्स ए और बी के वे मॉलिक्यूल्स हैं, या मॉलिक्यूल्स की वो संख्या है जिनकी कंसंट्रेशन में अल्टरेशन से रेट ऑफ रिएक्शन भी अल्टर होता है, यानी जिनकी कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है। बड़ा सीधा सा बात है, रिएक्शन के दौरान जिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। जिन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे किसी काम में मान लीजिए 3 लोग लगाए गए, बड़ा मेहनत का काम है, आप देख रहे हैं कि उनमें से 2 लोग पसीना पसीना हो गए, पसीना निकल रहा है, प्यास लग रही है, हाँफ रहे हैं, और एक बंदा ऐसा है जो बड़ा आराम से घूम रहा, ना पसीना आ रहा ना थकान लग रही। साफ पता चल जाएगा कि यह हरामखोरी कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। और 2 की हालत देखकर आप जान जाओगे कि ये वास्तव में मेहनत यही कर रहे हैं। तो चेंज, कहाँ चेंज आपने देखा? आपने उनकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट के चेंजेस को देख कर जाना कि बड़ी मेहनत इसने किया है, अभी थक गया होगा। अब एक को देखकर कह रहे हैं जैसा आया था वैसा ही है, बिल्कुल फ्रेश है, यानी इसने कोई वर्क ज्यादा नहीं किया। तो ऐसे ही रिएक्टेंट्स में जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, या दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में, जितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंज होता है। सिग्निफिकेंट चेंज का मतलब समझते हैं? जैसे 100 मॉलिक्यूल थे और रिएक्शन के बाद 90 रह गए तो 10 मॉलिक्यूल चेंज हो गए, ये सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। लेकिन 100 मॉलिक्यूल थे और रिएक्शन के बाद 99 रह गए, मींस 1 मॉलिक्यूल केवल इधर उधर हुआ, तो इस चेंज को हम सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक, सार्थक और निरर्थक काम हम करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सार्थक होता है, कभी कभी वो निरर्थक हो जाता है। तो N1 और N2 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इस रिएक्शन में N1 N2 रिएक्टेंट्स के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। लेकिन अल्फा और बीटा क्या है? ये सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल है जो इस रिएक्शन में अपना रोल अदा कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अल्फा N1 के बराबर हो और बीटा N2 के बराबर हो। तो हमें करना क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन, सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो रेट एक्सप्रेशन एंड दिस इज आल्सो रेट एक्सप्रेशन, both are the equation 1 and 2 are the rate expressions, but this rate expression is based on law of mass action, एक law पर आधारित है। This rate expression is written on the basis of experimental data, ये प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन, दैट इज रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स होती हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म, ये कंसंट्रेशन टर्म, जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स होती हैं, इन पावर्स का सम ही उस कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। इन दोनों का सम 0 भी हो सकता है, इन दोनों का सम 1 भी हो सकता है, इन दोनों का सम 1.5 भी हो सकता है, इन दोनों का सम 2 हो सकता है, इन दोनों का सम 3 हो सकता है, इन दोनों का सम 2.5 भी हो सकता है। मतलब जो ऑर्डर होगा वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यानी ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है। सोचने वाली बात तो है, ये 0 कैसे हो सकता है? मतलब जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो ही नहीं रहा है तो फिर रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रहा है?
तो ऐसे रिएक्शन किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की प्रेजेंस में होते हैं, जैसे कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया जाए या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का प्रयोग कर लिया जाए, तो पता चलता है कि वो रिएक्शन बेसिकली कैटलिस्ट या टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हो रहा होता है, न कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वजह से, तो जीरो ऑर्डर भी हो जाता है। अब बच्चों जैसे अगर n1 की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाए, n2 की वैल्यू बीटा के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो रिएक्शन में आपको मतलब लिखा हुआ दिख रहा था, वो सब के सब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे थे, उस सब के सब की कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा था, तो सारे मॉलिक्यूल्स का जो सम आ जाएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फिर इससे मॉलिक्युलरिटी का क्या सिमिलरिटी इसमें मॉलिक्युलरिटी के साथ हो सकती है, आप ध्यान से देखिए। मॉलिक्युलरिटी क्या है? अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है तो मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन के लिए क्या है? N1 + N2, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उनका सिंपल अलजेब्राइक सम N1 + N2 मॉलिक्युलरिटी हो गई। और अगर अल्फा N1 के बराबर है और बीटा N2 के बराबर है, यानी N1 और N2 कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? N1 + N2, यानी मॉलिक्युलरिटी भी N1 + N2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी N1 + N2। तो एक यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है कि रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बच्चों मॉलिक्युलरिटी का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, ये दोनों आप इतने अच्छे से समझ लीजिए कि इन दोनों से मिलाकर एक जो बहुत ही पेट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का है, बोर्ड का मतलब यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सबकी बात में कर रहा हूं। पेट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता और कोटि में अंतर कीजिए। ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन होता है जिसे लगभग सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इतना इजी, इतना कॉमन क्वेश्चन होता है, कॉमन क्वेश्चन में रखा जाता है, तो इसको सिंपली बच्चे तैयार करते हैं। इसको आपको लर्न नहीं करना है, डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपको लर्न नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मॉलिक्युलरिटी के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो जानिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जितनी बातें बताई जा रही हैं वो जानिए, दोनों में जो डिफरेंस है उन पॉइंट्स को अलग कर लीजिए, तैयार है। कभी भी डिफरेंसेस लर्न नहीं करने चाहिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे डिफरेंसेस को हम कंसीडर कर ले अलग से, अदरवाइज डिफरेंसेस जिन दो टॉपिक्स पर हम डिफरेंस करने जा रहे होते हैं उन दोनों के बारे में अगर हमको सब कुछ पता है तो हम दोनों को देख कर कह देंगे कि इन दोनों में इन पॉइंट्स पर सिमिलरिटी नहीं, मतलब वो डिफरेंसेस होंगे। तो एक बात तो समझ में आई कि मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जो हम किसी भी रिएक्शन को देख करके काउंट करके बता देते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब दूसरी बात क्या है? मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होगी, पूर्णांक 1 2 3 4 5, 4 5 की संभावना नहीं है। कल काफी चर्चा हुई कि मैक्सिमम ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ही देखने को मिले हैं। मैक्सिमम का मतलब कि ट्राई मॉलिक्यूलर के आगे नहीं जा मिला है। तो जब मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे तो मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होगी, पूर्णांक होगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया कि ये जो पावर्स लिखी हुई हैं रेट लॉ में, कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स लिखी हुई हैं, इन पावर्स का सम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और यहां तक कि माइनस भी हो सकता है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दो खास डिफरेंसेस निकल के आ चुके। ऐसे ही आपको तैयार करना दोनों टॉपिक, जब भी किसी भी दो टॉपिक को पढ़िए बहुत डिटेल में उनकी एक एक चीज की माइक्रो एनालिसिस करिए और फिर उनके बारे में डिफरेंसेस निकालें। हो सकता है कोई बच्चा रट करके जाता है, किसी बुक से रट लेता है, वो 5 डिफरेंस लिख देता है और आप 4 ही डिफरेंस मेंटेन कर पाते हो, आपके उसकी मार्किंग में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आप जो लिखोगे वो समझा हुआ लिखोगे, वो जो लिखेगा वो रटा हुआ लिखेगा।
और एग्जामिनर हमेशा जान जाता है कि बच्चा समझ के लिख रहा है कि बच्चा रट के लिख रहा है। तो इतनी बात तो समझ में आती है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक डेफिनेशन जो मैंने बताई मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपको बता दे रहा हूँ कि सिंपली कोई भी रिएक्शन अगर लिखा हुआ है तो उसके लिए जो रेट लॉ है, रेट लॉ मतलब समझ लीजिए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन को रेट लॉ। किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में प्रेजेंट कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स का सम उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाता है। I think this should be clear to all. अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हमारी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाइए अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। इसमें का मतलब केमिस्ट्री में। और मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट फाइनल और का ये जो चैप्टर है बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिकल कंडीशन का चैप्टर है लगभग सेम है, बस बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ टॉपिक इसमें और बढ़ जाते हैं, थोड़ा और एडवांसमेंट होता है, लेकिन ये सारी चीजें बीएससी फर्स्ट ईयर में भी हैं। तो जो बच्चे इंटरमीडिएट फाइनल पास आउट हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में अवेटेड हैं एडमिशन लेने के लिए, ऐसे बच्चे भी बड़े आराम से हमारी वीडियो को एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं और आपको बहुत फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। सो इतनी बात अगर क्लियर में आ गई तो मैं आपकी डेफिनेशन लिखता हूं। बच्चों सेकेंड डेफिनेशन, और सेकेंड डेफिनेशन ही ज्यादा पावरफुल डेफिनेशन इसकी। जब कहीं अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, एक ही लिखने का चांस मिलता है, तो आप सेकेंड डेफिनेशन को प्रेफर करिए फर्स्ट डेफिनेशन में। ये प्योरली मैथमेटिकल है और आप इसको एग्जाम्पल की सहायता से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाए। इट इज द बच्चों ये सेकेंड डेफिनेशन है और मैंने बताया आपको सेकेंड डेफिनेशन मैथमेटिकल है और ज्यादा पावरफुल है। इट इज द सम ऑफ SUM सम का मतलब योग है। इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। किसकी पावर लेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर लेंगे इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया कि एक लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है और एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है जो एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड होता है। इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन दैट इज रेट लॉ। मैंने बताया इसको रेट लॉ भी बोलते हैं। किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ लिखा गया, बहुत सिंपल डेफिनेशन, रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होती हैं उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। और इस बेस पर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर है ये जीरो हो सकती है। अगर जीरो हो गई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा। 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, या मैक्सिमम 3 हो सकती है, या फ्रैक्शनल हो सकती है। तो इस बेस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कई पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। और जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। इसकी डिटेल हम लोग 1 by 1 आगे की अभी शायद एक आधा और वीडियोस के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि ना एक ही टॉपिक से पढ़ाते रहते 30-40 मिनट, आपको लगता है तो आप सोचिए कि आपको क्यों लगता है, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसलिए जल्दी नहीं कि मैं, मेरे समझ में जितना आएगा, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे जितना पढ़ाना चाहिए उतना मैं पढ़ाऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं
अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफरेंसेस की बात की। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो डिफरेंसेस हैं, दो डिफरेंस तो फाइनल हो गए। पहला डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू व्हेयरएज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दूसरा डिफरेंस क्या था? मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, that is 1, 2, 3, unimolecular, bimolecular, trimolecular. और order of reaction, it may be 0, whole number, fractional, and even it may be minus. मतलब यहां तक की भी कुछ रिएक्शन ऐसी भी पाई गई हैं जिनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस होता है। अब दो डिफरेंसेस के बाद एक और डिफरेंस निकाला जाए। एक डिफरेंस कोलिजन थ्योरी पर बेस्ड बनाते हैं। कभी कभी कुछ चीजें बना ली जाती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने होशियार होते हैं, बहुत सारे क्या, मुझे तो लगता है कि मोस्टली कि चीजें पढ़ के नहीं गए हैं तो वो बनाते हैं। कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है बेटा पेपर कैसा हुआ, सर ये मुझे आता था, ये मैंने बिल्कुल सब तैयार था, ये तैयार था, इसका आंसर आता है तो बना कर लिख दिए हैं। आप क्या बना कर वो लिखते होंगे, वो आइडिया आप इससे लगाइए कि जैसे हम भी कुछ चीजें बनाते हैं। डिफरेंसेज आप पढ़ कर नहीं गए हैं, याद नहीं है, दोनों के बारे में कुछ सोचा तो कुछ डिफरेंस, जैसे कि दो डिफरेंसेस की बात हो गई, अब एक डिफरेंस बनाते हैं। कैसे बना सकते हैं? कल हमने मॉलिक्यूलरिटी का सीधा संबंध मॉलिक्यूलर कोलिजन से रखा और ये बताया कि कोलिजन थ्योरी तो परफेक्ट सही है, बट मॉलिक्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसकी डेफिनेशन थी, वो फेल हो जा रही थी। तो वास्तव में मॉलिक्यूलरिटी, जैसे एक रिएक्शन लिखा गया, कल लास्ट में मैंने एक रिएक्शन लिखा था, पोटेशियम क्लोरेट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, आई डोंट रिमेंबर इट। तो उसमें टोटल मॉलिक्यूलरिटी 6 से 8 आ रही थी और 6 से 8 मॉलिक्यूलरिटी हो नहीं सकती। तो उसका यही मैटर आया कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 हो सकती है, क्योंकि एक एट ए मोमेंट, एट इंस्टेंट, मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ही एक दूसरे से प्रॉपरली कोलाइड कर सकते हैं। वो भी बहुत रेयर केस में। ज्यादातर क्या होगा? ज्यादातर 2 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग 2, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2। 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो रिएक्शन में आप जब लिखेंगे तो 3 मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 3। तो वास्तव में मॉलिक्यूलरिटी है क्या? मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन में कितने मॉलिक्यूल वास्तव में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एट ए टाइम, एट ए इंस्टेंट, वो जो संख्या होती है वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का हम लैबोरेटरी में उसकी स्टडी करते हैं और उसमें देखते हैं कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर रहे हैं, कितने प्रभावित नहीं कर रहे। किसी भी स्कूल में 10 टीचर हो सकते हैं पढ़ाने वाले, कुछ इतना पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे उनके फैन होते हैं, और कुछ के होने या ना होने कोई मतलब नहीं होता। वो क्लास में जाए या ना जाए, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स उनके होने या होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन निकाल के बाहर भी कर दे तो बच्चे ये नहीं आकर के ऑफिस में कहेंगे कि नहीं सर जी को वापस लाइए तभी हम पढ़ेंगे, अदरवाइज वर्कआउट करेंगे। लेकिन अच्छा टीचर जाएगा तब तो बच्चे एक बार प्रिंसिपल से जरूर मिलेंगे कि सर उन सर को लेकर आइए, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मीन्स उनके होने ना होने से चीजें प्रभावित होती हैं, और जिनके होने ना होने से कुछ प्रभावित ही नहीं होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आते ही नहीं। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी में आ सकते हैं, आते हैं नहीं कह सकते, आ सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हिस्सा वो नहीं बनते। तो एक डिफरेंस, एक तीसरा डिफरेंस क्रिएट हो गया कि जो मॉलिक्यूलरिटी है तो किसी एक मोमेंट पर कुल कितने मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है, वो जो संख्या है, वो जो नंबर है, वो मॉलिक्यूलरिटी है। और किसी भी रिएक्शन की स्टडी के दौरान रिएक्टेंट की जितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा होता है वो टोटल संख्या ऑर्डर देगा। तो इस तरीके से 3 डिफरेंस बन गए, 2 क्लियर थे, तीसरा क्रिएट कर दिया गया।
अब हम लोग एक और डिफरेंस सोचते हैं, सोचना जरूरी है। आज मैं इन डिफरेंसेस को बोर्ड पर लिखूंगा नहीं, जनरली मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं। तो जब लिख देता हूं तो समझ में भी अब क्या आता है, और नोट्स बनाने वाले बच्चे उसी को देखकर नोट्स भी बना लेते हैं। आज मैं सिर्फ इन डिफरेंसेस पर कोई डिस्कशन करूंगा, और आप में से जो भी अपने आप को समझता है कि आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट, वो इन सारे डिफरेंसेस को कौन से डिलीट करके अपनी कॉपी पे लिखेगा, तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सार्थक रहा। 3 डिफरेंसेस हो चुके। 4th डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का ज्यादा मतलब नहीं होता है। मींस कहा जाता है द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। अगर आप कल के हमारे टॉपिक को देखिए तो उसमें ये वर्ड आपको लिखा भी मिलेगा, मैंने समझाया नहीं। मतलब उसमें अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी ही मीनिंगफुल होती है। कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो मीनिंगलेस होती है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी कंप्लीट रिएक्शन के बारे में बताया जाता है, उसके स्टेप्स का वहां का कोई मतलब नहीं होता। तो एक और डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्या बना फाइनली, मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो कहां से आती है, सोचिए। मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में जितने स्टेप होते हैं, अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग डिफाइन की जाती है। मींस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस, व्हेयरएज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज प्रेडिक्टेड फॉर ए कंप्लीट रिएक्शन। अब एक और डिफरेंस अभी दिमाग में अचानक आ गया। 5 डिफरेंस हो जाएंगे और दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर डिफरेंसेस। 5वां डिफरेंस, किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स को आपस में आपने मिलाया है रिएक्ट होने के लिए, ये मिलाए जाते समय कितना कितना अमाउंट आपने वैल्यू उसकी वेइंग की होगी, कुछ मोल के टर्म्स में उसको निकाला होगा कि किस रेशियो में आपको मिलाना है, और मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद दोनों सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं तो वास्तव में एक्सटर्नल कंडीशन पे चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। कितने भी टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओ, कितने भी प्रेशर पर रिएक्शन कराओ, वॉल्यूम आप कुछ भी क्यों ना लिए हो, आप सिर्फ मिलाते हैं और वहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सिंपली ऐड कर लेते हैं, यानी थ्योरेटिकली जोड़ लेते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल कंडीशंस यानी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती। आप टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप प्रेशर घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क मॉलिक्यूलरिटी पर नहीं पड़ने वाला। But order of reaction depends on experimental conditions. यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो वाला मॉलिक्यूल जिसकी कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा होता, जिसको हम मान रहे थे कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो भी एक्टिव हो जाए और उसके रेफरेंस में भी, उसके रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन के लिए कुछ ऑर्डर आ जाए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती है। दीज आर 5 डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग आज मेरे ख्याल से वीडियो का जो टाइम है काफी हो रहा होगा, लंबी हो जाती है वीडियो तो अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज पढ़ाने का 1-2 घंटे में आपको पढ़ाता रहूं, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो इसी वीडियो का अगला भाग आएगा जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस की क्या ऑर्डर हो सकते हैं, फिर अलग अलग टाइप के ऑर्डर के रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या है, उनके एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे, किन कंडीशंस में होते हैं, उनके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की चर्चा की जाएगी और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। पढ़ते रहिए, जो मैंने कहा है डिफरेंसेस पढ़ करके कहीं नोट करिए, देखिए आपको सब याद हुआ कि नहीं याद हुआ। और
अगले पार्ट, अगला वीडियो में न कहो, अगले पार्ट की प्रतीक्षा करते रहिए। टिल देन हैव ए नाइस इवनिंग। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त।